रिएक्टेड मोल क्या है? आर है। आर आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू क्या होगा? के इंटू एस। एस क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये एस है और ये के की वैल्यू है, ये 10। ओके, ये के की वैल्यू है। ये मल्टीप्लाइड करने से ये हमारी आर की लाइन आ गई। ओके, नेक्स्ट फाइनल क्या है? फाइनल ये हमारा है आई माइनस आर। आई से मल्टीप्लाई किया 40 माइनस 20, तो 20 आ गया यहाँ पे। यहाँ पे 30 माइनस 30, तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 40। ओके, तो इससे क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ता है? क्वेश्चन में दो तीन टाइप का चीजें पूछते हैं क्वेश्चन में। जैसे फर्स्ट पूछते हैं कि नंबर ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ए का कितना मोल बच गया है, लेफ्ट आउट हो गया, बी का कितना मोल लेफ्ट आउट हो गया, सी कितना मोल फॉर्म हुआ है, डी कितना मोल फॉर्म हुआ है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। ओके, अभी यहाँ से अपने पास मोल आ गए हैं, सबके मोल्स आ गए हैं, ए और बी सी के सबके मोल्स पता लग गए डायरेक्शन पर। अभी मोल से हम लोग मास और वेट निकाल सकते हैं भाई। मोल फॉर्मूला, मोल फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इस फॉर्मूले से हम लोग उसका मास निकाल सकते हैं। मोल हमको पता है, मास निकाल सकते हैं हम लोग मोल फॉर्मूले से। ओके, ये सारी चीजें हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में स्टडी की थी, इससे मतलब प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टडी की थी। ये होमवर्क दिया था आप लोगों को याद करने के लिए कि H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, HCl का मॉलिक्यूलर वेट, ये सारा मॉलिक्यूलर वेट आप लोगों को दिया था याद करने के लिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 54 ml ऑफ H2O। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे देखिए H2 है, H2 एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में कितना न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है वो निकालना है। यहाँ पे अपने पास दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन है इस H2O मॉलिक्यूल में। ओके, अभी H2O में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में तो 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड ऑक्सीजन में है 8 न्यूट्रॉन्स। अभी ये कैसे निकाला 0 और 8 न्यूट्रॉन्स, ये आपको किसी को आइडिया है 0 और 8 न्यूट्रॉन्स कैसे निकाला? किसी को आइडिया है? जो आज पहली क्लास ज्वाइन की आदित्य राज, आपको आइडिया है ये 0 न्यूट्रॉन्स कैसे हुए और 8 न्यूट्रॉन्स कैसे हुए ऑक्सीजन में? नहीं सर। तो जो ऑक्सीजन, पहले एटॉमिक नंबर आप याद करना, 1 to 20 एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं होगा तो आगे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे कोई सा भी प्रॉब्लम, मतलब एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आप लोग एक या दो कर लोगे, ये बेसिक चीज है। एंड जो मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये मॉलिक्यूलर मास भी आपको याद करना है। ये 15 है, 15 तक आपको याद करना है, 16 17 18 19 ये याद नहीं होता है तो भी चलेगा, बट ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये भी याद करना पड़ेगा। ओके, तो ये लास्ट क्लास में था। नेक्स्ट हमने स्टडी की ये 0 न्यूट्रॉन्स कैसे हुआ, अभी मैं आपको जनरली बता देता हूँ। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, तो इसमें इसका न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन्स नहीं होता है। ओके, तो एक ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर रहते हैं। सपोज ये न्यूक्लियस है हमारा, अभी इस न्यूक्लियस से बाहर ये हमारा मॉलिक्यूल है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो हमारा यहाँ बाहर होगा ना, और इस न्यूक्लियस में होगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन एक ही है, न्यूट्रॉन्स यहाँ पे 0 है। ओके, तो मास ऑफ H2O निकाला। मास ऑफ H2O क्या है? ये फॉर्मूला है अपने पास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम हम लोग को पता है 54 ml है, डेंसिटी 1 ग्राम पर लीटर, 1 ग्राम पर ml। आप सबको पता होगा कि वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है, यहाँ से 54 ग्राम इसका वेट आ गया। ओके, अब यहाँ से मोल्स निकाल सकते हैं हम लोग, मोल्स ऑफ वाटर। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट इसका क्या है? 54 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट 18 है, 18 सबको आइडिया होगा, 18 मॉलिक्यूलर वेट होता है।
तो 54 अपॉन 18 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी 18 डिवाइड, इसको डिवाइड करने से 3 आ जाएगा। ओके, तो ये 3 इसका मोल हो गया। ओके, सबको समझ में आया? सो द टोटल नंबर ऑफ देयर आर 3 मोल्स इनटू 8 न्यूट्रॉन्स। 3 मोल्स हो गया। अब 1 मोल्स में दिखाया मैंने यहाँ पे जो एक मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल्स में कितना 8 न्यूट्रॉन्स है यहाँ पे टोटल H2 में। तो 3 मोल्स में कितना न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे? 3 मोल्स इनटू 8, तो 24 मोल्स न्यूट्रॉन हो गए। अभी एक मोल्स में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 मोल इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल होता है। ये आप लोगों को मैंने अभी जस्ट बताया 1 मिनट पहले। तो यहाँ पे मैंने Na से मल्टीप्लाइड किया यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए या न्यूट्रॉन्स आ गए, एग्जैक्टली इतना होगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है ना 24 मोल्स न्यूट्रॉन्स, तो 24 मोल्स न्यूट्रॉन्स, मोल्स को हमने Na में मल्टीप्लाइड कर दिया, मोल्स को हमने Na से कन्वर्ट कर दिया। ओके, ये कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को कि C12H22O11 सुक्रोज था। सुक्रोज का ऑक्सीजन से रिएक्शन करने से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 बनता है। यहाँ पे लिमिटिंग रेजेंट निकालना था, इसमें क्या लिमिटिंग रेजेंट होगा वो सारी चीजें निकालनी थी। जो मैंने अभी बताया ना, कुछ जो मैंने अभी बताया स्टार्टिंग क्वेश्चन में बताया मैंने कि ए और बी सी, यहाँ पे ए की जगह ये ग्लूकोज हो गया, सॉरी सुक्रोज हो गया, ए बी सी डी ये हो गया। अभी यहाँ पे इसके आगे 1 है, तो ये 1 हो गया, इसका एस हो गया, ये इसका 12 हो गया, ये इसका 12 हो गया, इसका 11, एस निकल आया अपने पास। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है हमको 340, क्वेश्चन में दिया 1 ग्राम, जितना ग्राम दिया है आपको वो हमारे मोल्स हो जाएगा, उससे मोल्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करना। अगर नहीं समझ में आता तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। किसी ने पूछा ही नहीं, 1 हफ्ता निकल चुका है, किसी ने डाउट नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। जो 5 क्वेश्चन दिए थे किसी ने सॉल्व किए भी है कि नहीं है, आइडिया भी नहीं। तो आप लोग सॉल्व करो। अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। मैं बोलता रहूंगा, आप लोग सुनते जाओगे, ऐसे तो बहुत सी चलती रहेंगे। आप लोग उसको सॉल्व करिए। एटलीस्ट वीक में 2 घंटे का टाइम दीजिए, 1 या 2 घंटे। वीक में बोल रहा हूँ, डेली नहीं बोल रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4Fe प्लस 3O2 रिएक्शन करने के बाद Fe2O3 बनता है। ठीक है, इसका मोल दिया 0.5 मोल दिया, इसका 4.8 ग्राम दिया। तो इसको मोल में कन्वर्ट कर लिया, तो जो स्टार्टिंग में दिया है ये हमारा आई हो गया, आई हो गया। एस क्वेश्चन में दिया रहता है, ये एस क्वेश्चन में दिया रहता है, ये 4 है, 3 है, 2 है, ये एस हो गया। आई हमारे पास 0.15 हो गया, यहाँ पे ये 4.8 हो गया। इसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए 0.15 मोल इसके लिए आते हैं, तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई। यहाँ से आर निकालना है, ये आर निकालना है, एफ निकालना है, बस क्वेश्चन खत्म। आर एफ निकालने के बाद फिर हमने पढ़ा था परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है कि एक्चुअल अमाउंट एंड थ्योरेटिकल अमाउंट। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग जैसे ये सॉल्व करते हैं, जैसे सपोज यही क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन में देखा मैंने कि यहाँ पे क्या चीज मिला हमको। सॉल्व करने के बाद जो Fe है 4Fe प्लस 3O2 इक्वल टू 2Fe2O3। जो Fe2O3 कितना बन रहा है यहाँ से हम लोगों ने फाइंड किया। यहाँ से हम लोगों ने Fe2O3 फाइंड किया, कितना बन रहा है। ओके, ये Fe2O3 फाइंड हुआ, कितना बन रहा है। तो यहाँ पे Fe2O3 की वैल्यू कितनी आ रही है देखिए, यहाँ पे ये 12 ग्राम आ रही है। Fe2O3 12 ग्राम बन रहा है, तो ये हमने कैलकुलेशन करने के बाद निकाला 12 ग्राम। ओके, अगर एक्चुअल में कितना बनता है, ये तो हमारा थ्योरेटिकल अमाउंट हो गया, ये 12 ग्राम होगा थ्योरेटिकल, हम लोगों ने थ्योरी से या जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी उससे कैलकुलेट किया। एक्चुअल में रिएक्शन होने के बाद कितना बनता है वो उसका एक्चुअल अमाउंट होता है। एक्चुअल अमाउंट कुछ से कम ही बनेगा, ज्यादा तो बनेगा नहीं। इससे कम ही बनेगा, मतलब कुछ प्योरिटी हो सकती है, कुछ मतलब इसमें कुछ और गैस बन गई साथ में, वो गैस निकल गई है, कुछ और अमाउंट बन गया, वो
अमाउंट कुछ बाहर निकल गया तो एक्चुअल में कितना बनता है वो उसका परसेंटेज प्योरिटी होता है। ठीक है, एक्चुअल अमाउंट यहाँ से डिवाइड करना है, एक्चुअल अमाउंट अपॉन थियोरेटिकल अमाउंट। थियोरेटिकल अमाउंट 12 ग्राम आया, एक्चुअल हमको निकालना परसेंटेज प्योरिटी दिया रहेगा या नहीं दिया रहेगा तो निकालना पड़ेगा। 1, 2 एंड 3 क्वांटिटीज है यहाँ पे, 3 में से कोई 2 क्वांटिटीज दी रहेंगी, एक क्वांटिटी हमको निकालना पड़ेगा। तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाइड करके या जैसा भी हो हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास परसेंटेज प्योरिटी दी है तो एक्चुअल अमाउंट निकालना होगा, तो थ्योरेटिकल अमाउंट इन परसेंटेज प्योरिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से डिवाइड कर देंगे तो एक्चुअल अमाउंट आ जाएगा। ओके, अगर हमारे पास एक्चुअल अमाउंट दिया है, थ्योरेटिकल अमाउंट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, परसेंटेज प्योरिटी यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट है एक्चुअल अमाउंट। एक्चुअल अमाउंट ये नीचे इसी पे एक क्वेश्चन दिया था, सपोज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग 200 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फार्मूला कैल्शियम CaCO3 दैट इज 95% प्योर। ओके, CaCO3 को हीट करने से CaO प्लस CO2 बनता है। ओके, ये हमारे पास बन रहा है CaO प्लस CO2 बन रहा है। 1 मोल, इसका 1 मोल रिएक्शन करता है, इसका 1 मोल बनता है, इसका 1 मोल बनता है। ओके, ये हमारे पास क्या है, ये S है, ये S है। S की वैल्यू, S क्या है यहाँ पे, स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, अभी 1 मोल से रिएक्शन करने से 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का बनता है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बनता है। 1 मोल क्या है, 1 मोल इसका 100 ग्राम, 100 ग्राम पर मोल कैल्शियम और कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 इंटू 3 ये हो गया 48 प्लस 12 प्लस 40 तो ये हो गया 100। किसी को डाउट? यस सर। तो यहाँ पे 100 ग्राम पर मोल आ गया, मतलब यहाँ पे 1 मोल में इसका 100 ग्राम वेट होता है। ठीक है, ऐसे ही इसका निकाला, यहाँ पे 56 ग्राम पर मोल। ये जो मैंने लिखा ना ग्रीन से, जो ब्रैकेट में लिखा ये चीज दी नहीं रहेगी, आप लोगों को ये चीज फाइंड मतलब याद रहना जरूरी है। अगर नहीं याद जरूरी है तो आपको निकाल सकते हो आप लोग। अगर आपको ये चीज इसका पर्टिकुलर एक एक स्पीसीज का अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट याद है, एटॉमिक वेट याद है, तो आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। इसका 44 होता है। ओके, अभी रिएक्शन में देखो 100 ग्राम रिएक्शन करने के बाद 56 ग्राम इसका कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, 44 ग्राम इसका बनता है। ओके, तो एक्चुअल अमाउंट क्या हो गया, एक्चुअल अमाउंट है, एक्चुअल अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, ऊपर मैंने आपको दिखाया था। एक्चुअल अमाउंट का फॉर्मूला परसेंटेज प्योरिटी अपॉन 100 इनटू थ्योरेटिकल अमाउंट, यही है एक्चुअल अमाउंट। जो ये चीज है ना एक्चुअल अमाउंट, ये चीज जो ये चीज एक्चुअल अमाउंट है, ये एक्चुअल अमाउंट है। ये एक्चुअल अमाउंट अगर इन दोनों से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ये वाला फॉर्मूला बन गया। सेम ही फॉर्मूला लिखा है, बस उसको मैंने इंटरचेंज कर दिया। ओके, अभी उस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे यूज किया है। देखो यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट है, एक्चुअल अमाउंट परसेंटेज प्योरिटी 95 हो गया इंटू 100 अपॉन 100 इंटू 200। 200 क्या है, जो अमाउंट दिया था उसका थ्योरेटिकल अमाउंट है, ये दिया है। प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग 200 ग्राम दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 200 ग्राम, ये दिया ना यहाँ पे 200 ग्राम दिया ना, ये 200 ग्राम था। ओके, तो अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ से हम लोग निकाल लिया 100 ग्राम से कैल्शियम कार्बोनेट 56 ग्राम बनता है। 190 ग्राम से कितना कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, तो 156 अपॉन 100 इंटू 190, इससे मल्टीप्लाई करने से 106.4 kg CO आ गया। किसी को समझ में नहीं आया, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। एनीवन हैविंग एनी डाउट?
किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। The impure 6 gram of NaCl is dissolved in water and then treated with excess of AgNO3 solution. The weight of AgCl precipitated, PPT means precipitated, is found to be 14.35 ग्राम। ये आप लोग सॉल्व करना, मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग इसे समझने का ट्राई करना। नहीं समझ में आता तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? जिसको नहीं समझ में आता किसी भी टाइम आप पूछ सकते हो, ठीक है? ओके, किसी भी टाइम आप पूछ सकते हो। तो ये हो गया। नेक्स्ट परसेंटेज यील्ड है। परसेंटेज यील्ड भी सेम ही फॉर्मूला होता है, उसका भी परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको दिखाता हूं। परसेंटेज यील्ड क्या होता है? एक्चुअल आउटपुट अपॉन क्रिटिकल आउटपुट, सेम वही है। उसमें क्या है, फॉर्मूला में क्या था, लोग को याद नहीं होगा। प्योरिटी था, इसमें कितना परसेंट प्योर बन रहा है, इसमें कितना आउटपुट हो रहा है, बस एक ही चीज है। इसमें परसेंटेज ऑफ टोटल है वही चीज, और उसमें वहां पे कितना अमाउंट है वही चीज। तो परसेंटेज यील्ड है यहाँ पे। एक्चुअल आउटपुट हो गया यहाँ पे, कौन थ्योरेटिकल आउटपुट इनटू 100, सेम ही चीज है। इसको लगाने का प्रोसेस भी सेम होता है, आपको इसको ट्राई करना है। ओके, अभी एक क्वेश्चन दिया था लास्ट में मैंने आपको, मैंने यहाँ तक सॉल्व कराया था आप लोगों को। ये क्वेश्चन दिया था, a closed vessel is found to certain 192 gram of Mg, Mg means magnesium, okay, and 96 gram of O2. The mixture is burned, किया जाता है। उसके बाद which is the limiting reagent निकालना, find the weight of excess reagent। अभी ये मैंने आपको बताया डिटेल्स में, ये आप लोग सॉल्व करिए, कितना आएगा बताइए अभी। अभी सॉल्व करिए आप लोग, सब लोग सॉल्व करिए 2 मिनट में। प्लीज सॉल्व। एकदम एकदम 4 5 7 8 9 10 अरे
जो मारेगा आपको। अरे प्यारे का आवाज का इतना आप लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। 2a + 3b 4c + 5d, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। ओके, इसमें कोई डाउट है क्वेश्चन में, पूछ सकता है? कोई प्रॉब्लम है? देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सर हाँ बोलिए। ऑप्शन 2 आता है। हाँ ऑप्शन 2 है, सही है, ऑप्शन 2 सही है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखिए। 2a + 3b = 4c + 5d। ओके, इनिशियल है 1 मोल इसका है, 1 मोल इसका है, 0 है। तो मोल कितना हो जाएगा? -2 × 1/3 -3 × 1/3 4 × 1/3 5 × 1/3। 1/3 क्या है? ये k का वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट f = आ जाएगा 1 - 2/3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 5/3। ओके, तो हो गया, यहाँ पे 1.33, यहाँ पे 1. ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में जो जो ऑप्शन था, यहाँ पे बी सी एंड डी, ये ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। MnO2 + 4HCl = MnCl2
प्लस 2H2O प्लस H2O। ओके, ये सॉल्व करिए। सॉल्व करिए आप लोग, एनोटेशन ऑफ कर लीजिए, एनोटेशन नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, 50%. 50%। ओके, वेरी गुड। देखिए इसको, MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ओके, ये आप लोगों का बनता है। ओके, यहाँ पे इनिशियल में कितना मोल्स दिए हैं? इनिशियल में 2 मोल्स, तो 4 मोल्स इसके यहाँ पे 0 0 0 तीनों के दिए हैं। ओके, के का वैल्यू निकालने से इसका 2 आता है, इसका 1 होता है, तो ये लिमिटिंग एजेंट हो गया। कैसे निकाला? इससे डिवाइड कर दिया इसको, इससे डिवाइड कर दिया इसको, तो ये लिमिटिंग एजेंट हो गया। अब रिएक्टेड कितने हो जाएंगे? रिएक्टेड वाले जाएंगे -1, यहाँ पे -4, यहाँ पे +1 +2 +1। ये हाइड्रोजन के, ये H2 है, 2 वाटर बनेगा। ओके, ओके, तो ये हम लोग फाइनल में कितना आ जाएगा? फाइनल में यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 1, ये फाइनल में अमाउंट बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि Cl2 गैस कितना बना हुआ है। Cl2 गैस कितना बना हुआ है वो देखिए। Cl2 गैस कितना बना यहाँ पे? Cl2 का बना, Cl2 के मोल निकाल लीजिए सबसे पहले। Cl2 के मोल निकाल लीजिए। Cl2 के मोल कितने आ जाएंगे? आप लोग को बताया था मोल, अगर कोई गैस है तो गैस के मोल्स निकालने के लिए क्या होता है? उसका वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। तो इसका क्या आ जाएगा? वॉल्यूम 11.2 अपॉन 22.4 इक्वल टू 1/2। 1/2 आ गया यहाँ पे। तो ये एक्चुअल में इतना 1/2 बना है, एक्चुअल में इतना बना है। और यहाँ पे कितना क्लोरीन के मोल कितने आ रहे हैं? यहाँ पे 1 मोल आ रहा है, यहाँ पे एक्चुअल में कितना 1/2 मोल आ रहा है। यहाँ पे परसेंटेज निकाल सकते हैं हम लोग। परसेंटेज आ जाएगा इक्वल टू एक्चुअल अपॉन theoretical into 100। ओके, तो इस तरह देख लीजिए, परसेंटेज ई इक्वल टू एक्चुअल कितना 1/2 अपॉन 1 इंटू 100। यहाँ पे कैंसिल करने से 50% आ रहा है इसका आंसर। ओके, इसका 50% आंसर हो जाएगा। ओके ना, समझ में आ गया? आप लोग इधर पे देख सकते हो। ये देखो क्वेश्चन, देखो इधर पे, ये सबको दिख रहा है क्लियरली? भाई 2 मोल्स यहाँ पे, इसके 4 मोल 0 0 0 है, यहाँ पे R है -1 है, यहाँ पे ये सॉरी ये 4 है, यहाँ पे ये 4 आएगा, जो ये लिखा है ना यहाँ पे, ये 4 आएगा यहाँ पे। तो ये 4 मोल्स इसका बनेगा, 4 मोल्स इसका रिएक्ट कर जाएंगे। सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो आने वाला जो फिजिकल केमिस्ट्री होगा आगे आपको बहुत डिफिकल्टी पड़ेगा, ये क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। किसी को कोई डाउट? No, sir. लेट्स मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2H4 solid that can be produced by the allowing 1 mole of Fe2H3, 2 moles of H2O and 3 moles of O2। रिएक्शन दिया हुआ है इसका 1 मोल, ऑप्शन दिए हुए। देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करना है, मैं इसमें आता हूँ, इसमें जगह है। सबसे पहले हमको रिएक्शन में बैलेंस करना पड़ेगा। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखो
Fe का 2 मोल्स, अगर इसके 2 मोल्स, इसके 6 मोल्स, इसके 3 मोल्स लेते हैं, इसके 3 मोल्स लेते हैं, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है, तो यहाँ पे इसके 4 मोल्स बनेंगे। ओके, सल्फर के 6 बन जाएंगे, यहाँ पे सल्फर के 6 बन जाएंगे। ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है। रिएक्शन कैसे बैलेंस करना, ये आप लोगों को 9th-10th में बैलेंस रिएक्शन दी रहेगी, डेफिनेटली दी रहेगी, 100% आई गारंटी। जब 11th-12th में जाओगे बैलेंस रिएक्शन नहीं होगी, तो ये मैं आपको कंपटीशन लेवल का बता रहा हूँ कि बैलेंस रिएक्शन कैसे करनी है। ओके, तो नेक्स्ट देखो, इक्वेशन में दिया है, इनिशियल में कितना दिया अपने पास, एस दिया है 2, ये एफ का है, ठीक है, 6 मोल इसका है, 3 मोल इसका है, 4 मोल इसका है, 6 मोल इसका है, ठीक है। 6 मोल हमारा सल्फर का है, आप लोग ध्यान देना। आई कितना आ जाएगा, 1 2 3 मोल्स ये दिए गए हैं आई हमारे को, तो 0 0 ये फॉर्म हुए हैं। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? आई थिंक नो डाउट, ठीक है। के का वैल्यू निकालना यहाँ पे हम लोगों ने, के का वैल्यू निकाला, के का वैल्यू निकालने के बाद ये 1/2 हो जाएगा, ये 2/6 हो जाएगा, ये 3/3 हो जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। इसमें सबसे लोएस्ट कौन है, ये 1/2 मतलब ये 0.5 है, 1/3 पॉइंट कितना, 1/3 है तो 0.33 हुआ, ये 1 है, तो सबसे छोटा ये है, तो ये हमारा लिमिटिंग रेजेंट हो गया। ओके, ये लिमिटिंग रेजेंट हो जाने से अपने पास आर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा -2 इंटू 1/3 -6 इंटू 1/3 -3 इंटू 1/2 इक्वल टू 4 इंटू 1/3, 3 4 इंटू 1/3 प्लस इंटू 1/3, ये प्लस में बनेगा, ये भी प्लस में बनेगा, बाकी इस तरफ का सारा माइनस में बनेगा, सारा माइनस में हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ से हमको एफ निकाल लेना है, एफ निकालेंगे हम, यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2/3, इसका 0 हो जाएगा, इसका 3 माइनस 3/3 हो जाएगा। ओके, ये 4/3 हो जाएगा, ये 6/3 हो जाएगा। मी नीडल न मारले होल. आप इसका फाइनल अमाउंट मिल जाएगा, ये हमारा 4/3 है, 4/3 आंसर निकालना है, तो ये हमारा फाइनल आ जाएगा। आंसर देखिए, एक बार मैच करिए, देखो किसी का अगर कोई प्रॉब्लम है तो। यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, 6 है, 3 है, ये मैंने लिखा यहाँ पर ऊपर। आई क्या है, 1 2 3 इनिशियल अमाउंट, गिवन अमाउंट है ये। इसका वैल्यू क्या है, गिवन मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ये 1 अपॉन ये 2, ये 2 अपॉन ये 6, ये 3 अपॉन ये 3, ये के की वैल्यू आ गई, यहाँ पे 1/3 है, तो ये लिमिटिंग रेजिएंट हो गया। लिमिटिंग रेजिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं एस से, के का मल्टीप्लाइड एस से कर देंगे। लेफ्ट हैंड के लिए हम लोग माइनस लगाते हैं, प्लस के लिए हम लोग प्लस लगाते हैं, तो के एस मींस -2 इंटू 1/3 -6 इंटू 1/3 -3 इंटू 1/3, ये लेफ्ट हैंड अमाउंट हो गया इसके लिए। माइनस के लिए 4 इंटू 1/3 6 इंटू 1/3, ये इसके लिए है। तो 1 से माइनस करने से 1 क्या है, ये इनिशियल अमाउंट, एफ क्या होता है, आई माइनस आर, तो आई 1 है, यहाँ पे आर -2/3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से 1/3 है। हमको क्वेश्चन ने पूछा था कि कितना हमको Fe2OH का होल प्राइस कितना फॉर्म होगा अगर इसका 1 2 3 फॉर्म 1 मोल लेते हैं हम लोग। अब इसको मोल बता रहे हैं, ओके, 4/3 मतलब 1.34, इसका मोल आ रहा है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/1.12 ग्राम ऑफ CO reacted excess of HCl then 1.18
ग्राम ऑफ CaCl2 is formed. What is the yield of the reaction? yield निकालना है, yield % निकालना है। ये आप लोग निकालिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, सॉल्व करिए। मैंने आधा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। देखिए यहाँ पे मैंने S लिखा है 12, यहाँ पे इसका मोल लिखा है, इसमें कितना लिया, कितना ग्राम, 1.2 ग्राम लिया, यहाँ पे मोल नहीं है, तो यहाँ पे 1.2 ग्राम से लेना है। जनरली क्या अभी हम लोग मोल से निकाल रहे थे, यहाँ पे हमको ग्राम से निकालना है। तो आप सॉल्व करिए इसको, 2 मिनट बाद में आपको बताता हूँ। वैसे आपको कोई डाउट है आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, अगर चैट डाउट क्लियर नहीं हो अभी मेरे को, आपका प्रॉब्लम समझ नहीं आया क्या है। एक्स Mg प्लस O रिएक्शन, So yield percent is equal to 83.33%. कितना आया, कितना आया, 83.33. ओके 833.33 एकदम सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। और किसी का आया, सर मैंने भेजा है चैट बॉक्स। ओके आप बोल भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके यहाँ शोर नहीं हो रहा है तो। देखिए बेटा जो आपने भेजा है ना, बताओ वो ग्राम आया है, इतने ग्राम CO2 फॉर्म हुआ है, अब हमको उसका परसेंटेज यील्ड निकालना है, जो 56 बाई 111 इंटू 1.12 ग्राम है ना, ये CaCl2 फॉर्म हुआ है। अभी ये CaCl2 का फॉर्म हुआ है, ये थ्योरेटिकल अमाउंट आ गया आपका। थ्योरेटिकल मतलब जो रिएक्शन से निकाला है थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल अमाउंट फॉर्म हुआ है। उससे में दिया 1.85 ग्राम एक्चुअल में फॉर्म होता है, उससे परसेंटेज यील्ड निकाल दो, 1.85 अपॉन 2 जो इसका वैल्यू आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 111 इंटू 1, इसका वैल्यू आ जाएगा इस मल्टीप्लाई बाई 100, तो आंसर आएगा 86.33। देखिए क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 56 ग्राम ऑफ CO will produce 111 ग्राम ऑफ CaCl2, ठीक है, 111 ग्राम ऑफ CaCl2। So 1 gram of calcium oxide produced 56 gram of CaCl2. Then 1.12 gram of CO produced 111 upon 56 into 1.12 gram of CaCl2। इसको सॉल्व करने से बच्चा 2.22 ग्राम CaCl2 आ गया। दिस ये थ्योरेटिकल अमाउंट आ गया, बट ये थ्योरेटिकल अमाउंट है, बट एक्चुअल अमाउंट एक्चुअल यील्ड क्या 1.85 ग्राम। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में लिखा है CO reacted with excess of HCl acid and 1.8 ग्राम ऑफ फॉर्म, मतलब ये इतने ग्राम Cl2 फॉर्म होती है।
पता है कितने ग्राम फॉर्म होती है, बट एक्चुअल में कितना हमको मिल रही है, सॉरी थ्योरेटिकल में कितना मिल रही है 2.2 ग्राम। तो इसको परसेंटेज यील्ड निकाल दिया। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला है एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100। ओके, ये 83.33 आ गया। थोड़ा था वैसे सब। ओके, मैंने आप लोग, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? आप बार बार ज्वाइन कर रहे हो, लीव हो रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो? तो क्या वो प्रोसेस में क्या चल रहा क्या क्या है? प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हाँ ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या है डैडी? अरे प्रॉब्लेम व्हायला लागला, यस टाकलं. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को, कैलकुलेट द ते मास। तुमचं टाकू नका. सॉरी, आप फिर से बोलिए, किसका डाउट था, क्या प्रॉब्लम है? Calculate the mass of काय? प्रॉब्लेम काय आहे ते सांग. नेटवर्क इश्यू आहे म्हणून सांगा. त्याच्यात कुठे आहे? नेटवर्क इश्यू तिकडे काय ना? ओके, वीडियो लेक्चर में डाल दूंगा तो आप देख लेना उसको। ओके, ओके ओके. हाँ, वीडियो लेक्चर डाल दूंगा मैं, ये इसका पीडीएफ फॉर्म भी दे दूंगा तो आप देख लेना। अगर कोई डाउट होता है तो आप जनरली कभी किसी भी टाइम पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। कैलकुलेट द मास ऑफ KCl दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ KClO3। परसेंटेज एज ऑफ रिएक्शन इज 80%। अभी ये क्वेश्चन निकालो। आप लोगों को 5-6 क्वेश्चन करा जो ऑलरेडी। अभी ये क्वेश्चन निकालो आप। कैलकुलेट द मास ऑफ KCl दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय, आपको रिएक्शन लिखना है। रिएक्शन में आप लोगों को बता दे रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ KClO3, KClO3 रिएक्शन करता है KCl प्लस O2। रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन को आप बैलेंस करो और सॉल्व करो, फिर उसके बाद मुझे आंसर बताओ। 5 मिनट का टाइम है आपके लिए। ओके, प्लीज एवरीवन सॉल्व। मैं सबका आंसर देखूंगा, सब लोग आंसर करिए। प्राइवेटली चैट में आंसर कर सकते हो आप लोग, ठीक है।
सॉल्व हुआ किसी से? सर 0.8 0.8 ग्राम में आंसर बेटा ग्राम में आएगा। Calculate the mass of KCl ग्राम 0.8 ग्राम। नहीं, गलत है आंसर। नेक्स्ट कोई 59.6 ग्राम, एकदम सही आंसर है शिवानी। आंसर इज 59.6 ग्राम। शिवानी ने आंसर दिया है। नेक्स्ट आप लोग भी सॉल्व करें। चलिए बता देते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। ओके देखिए, आप लोग देखिए KClO3 KCl प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन सब लोगों को पता है। अभी फर्स्ट इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, बट इस रिएक्शन में यहाँ पर बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बट बैलेंस करना जरूरी है क्योंकि और क्वेश्चन आएगा तो बिना बैलेंस का आप लोग नहीं सॉल्व कर सकते। यहाँ पे KCl एक है, KCl एक है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर। ओके 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओके। अभी देखो यहाँ पे 1 मोल, इसके 1 मोल से इसके 1 मोल फॉर्म होते हैं, आपको आइडिया है, फॉर्म हो रहे हैं ना इसके। अब इसका कितना मोल फॉर्म हो रहा है, KClO का मॉलिक्यूलर वेट आपको आइडिया है? नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, 122.5 ग्राम पर मोल होता है, इसका 74.5 ग्राम पर मोल होगा, इसका 16 ग्राम पर मोल होगा। तो मल्टीप्लाई करके आप लोग निकाल सकते हैं। ओके इसका 16 ग्राम पर मोल होगा, ठीक है। अभी ये रिएक्शन करने के बाद कितना बन रहा है आप बताइए। ये 74 ग्राम बन रहा है रिएक्शन में, रिएक्शन करने के बाद 74.5 ग्राम बन रहा है। अभी फॉर्मूला क्या था हमारा, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल अपॉन क्रिटिकल इनटू 100, यही फॉर्मूला था हमारा। अभी यहाँ पे हम 80 रख देंगे, एक्चुअल की जगह हमको फाइंड करना है, क्रिटिकल की जगह 74.5 रखेंगे, इसको आंसर निकालेंगे। आंसर देखिए यहाँ पे 80 इज इक्वल टू, एनोटेशन ऑफ करिए अदरवाइज आई विल रिमूव यू। एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल हमको फाइंड करना है, एक्चुअल अमाउंट हमको 74.5 इंटू 100। अभी 80 इंटू 74.5 इसको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करने से आंसर आता है 59.5 ग्राम। ये आपका आंसर है। ओके ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ
CO in kg that is produced by heating। मैं आपको ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, उसमें सिर्फ 90 है 95 है। ओके, सिंपल है, आप पीछे पेज खोलोगे मैं आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिएक्शन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ होता है, सर मैंने वो सॉल्व किया है। हाँ बिल्कुल सही आंसर आया 100.8 ग्राम आंसर, 8 केजी आंसर आ गया। ओके वेरी गुड। सर मेरा 103 103.5 kg। नहीं इतना नहीं आ रहा, आप सही से सॉल्व करिए। ओके इसमें कोई सा भी ऐसा तो कुछ डिफिकल्ट चीज नहीं है सर, सारा चीज कैल्शियम कार्बोनेट का 100 केजी है, कैल्शियम ऑक्साइड का 56 केजी है। जब एक्चुअल अमाउंट निकालेंगे तो 90/100 × 200 आ जाएगा, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट का 180 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। लेट्स हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से CaO प्लस CO2 बनता है। ओके, किसी को प्रॉब्लम हो रहा है दिखने में? इसका 100 ग्राम पर मोल होता है, इसका 56 ग्राम पर मोल है, इसको जरूरत नहीं है। ओके, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ा है एक्चुअल अमाउंट इज इक्वल टू 90/100 इंटू 200। इसको सॉल्व करने से कितना आ रहा? 180 केजी, और ये केजी क्या आएगा? CaCO3। यहाँ तक किसको समझ नहीं आया बेटा? समझ में आया सबको? ये मैंने कैसे रखा 90/, ये कैसे रखा, समझ में आया? 90 क्या है? परसेंटेज यील्ड है, तो यहाँ पे दिया है इसका, इसका परसेंटेज यील्ड है, तो परसेंटेज प्योरिटी है इसकी, सॉरी यील्ड नहीं, इसमें तो प्योरिटी दिया है, तो इसमें प्योरिटी है परसेंटेज अपॉन 100 इंटू एक्चुअल कितना अमाउंट ये है, यहाँ पे कितना अमाउंट हीट करने से प्रोड्यूस होता है तो उसका अमाउंट दे दिया, उससे एक्चुअल में कितना आ रहा है वो आ गया। थियोरेटिकल में 200 था, एक्चुअल में हमारा 180 बन रहा है। ओके, अभी यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अभी नेक्स्ट क्या करना है हमको? नेक्स्ट ये देखना है कि जो 100 ग्राम या केजी कुछ भी रख लीजिए, 100 ग्राम केजी से 56 ग्राम CO फॉर्म हो रहा है। ओके, तो 1 केजी से कितना फॉर्म होगा? 56/100 CO। अगर यहाँ पे ग्राम है तो यहाँ पे भी ग्राम, यहाँ पे केजी तो यहाँ पे भी केजी। ओके, यहाँ पे 180 आ गया, 180 से 56/100 इंटू 180 कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसका मल्टीप्लाइड करने से आ जाएगा आपका 180 इंटू 56, इसका मल्टीप्लाइड कर लो, सिंपल सा है, आ जाएगा ना बेटा? आंसर इतना आ रहा है 100.8 ग्राम, ग्राम और केजी जो भी है। सॉल्व किया है मैंने लास्ट प्रीवियस में, देखिए यहाँ पे कहाँ पे सॉल्व किया मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम है? ये देखिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम, यहाँ पे CO that can be prepared by heating of 200 ग्राम of limestone कैल्शियम कार्बोनेट that is 95% प्योर। ओके, इसमें वही चीज किया मैंने, सेम वही चीज यहाँ पे केजी को
ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट किया, एक्चुअल अमाउंट 95 अपॉन यहाँ पे 95 अपॉन 100 200 है, वहाँ पे 90 था, तो इसको यहाँ पे 190 आया, वहाँ पे 180 था। 100 केजी से प्रोड्यूस 56, 190 से कितना 56 अपॉन 100 में कितना, यहाँ पे 106.5 कैल्शियम कार्बोनेट आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड आ गया, वहाँ पे 100.8 आ रहा था। ओके बेटा आप लोग नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं रिएक्शन इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में रिएक्शन करने से क्या होता है कि सपोज कोई सॉल्यूशन है, उसका स्ट्रेंथ क्या है। अभी तो हम लोग पढ़ते रहे ना कि कैल्शियम ऑक्साइड है, अमाउंट है, अभी हम लोग के पास ग्राम ग्राम में हम लोग पढ़ते रहे सारे चीजें, अभी हमको ml ग्राम में पढ़ेंगे, लीटर सॉल्यूशन लीटर में होगा और सॉल्वेंट हमारे ग्राम में, ये सारी चीजें मिक्सचर पढ़ेंगे। सॉल्यूशन में क्या चीज हो रहा है, क्या उसका मोल कैसे निकालना है सॉल्यूशन का, वो हम लोग पढ़ेंगे। अभी हमारे पास क्या था, सारी चीजें ग्राम ग्राम में ही हम लोग पढ़ रहे थे, सॉलिड एंड सॉलिड पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे ना। कहीं पर भी तो कोई लीटर नहीं था, जो गैस की चीज थी वहां से हम लोग गैस का एसटीपी में पढ़ा था हम लोगों ने। अगर कोई चीज आती है बेटा, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अभी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज आप लोगों ने अभी ध्यान नहीं किया तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब पूरा केमिस्ट्री में जो केमिस्ट्री का एक पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, थर्मोकेमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जितना भी फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें कोई सा भी एक भी चैप्टर आप लोग नहीं सॉल्व कर पाओगे अगर ये चीज जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ध्यान नहीं दिया। इसलिए कोई भी डाउट हो किसी भी सर ये समझ नहीं है, अगर आप छोड़ दोगे तो वो डिले हो जाएगा, लास्ट में आप नहीं पूछोगे, हमको पता है, तो नहीं पूछोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके तो ध्यान देना होगा। जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होती है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी सॉल्यूशन क्या होता है कोई बताएगा यहाँ पे, सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है? सॉल्यूशन बताएगा कोई भी, सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है? बेटा सॉल्यूशन वो चीज, Solute plus solvent. सोल्यूट Solute प्लस, plus solvent. बिल्कुल सही है। बट देखो सॉल्यूशन क्या है कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, मतलब कोई मिक्सचर है जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, वो सॉल्यूशन बनता है। ओके सपोज कोई चीज मिक्स नहीं हो रही तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर वो कोई चीज मिक्स अप नहीं हो रही है, मिक्स नहीं हो पा रही तो वो सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, उसको सॉल्यूशन हम लोग नहीं बोलेंगे। ओके तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन देखिए, homogeneous mixture of two or more components that is called solution। इसका जो बेसिक डेफिनेशन है कि homogeneous mixture होना जरूरी है। ठीक है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इसको दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सब्सटेंस बिफोर मिक्सिंग। जो सॉल्यूशन होता है उसको हम दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ, एक तो बेसिस ऑफ कंपोनेंट कि कितना नंबर ऑफ कंपोनेंट है उस सॉल्यूशन में, उस टाइप के हम लोग एक डिफाइन करते हैं कि फेज क्या है सॉल्यूशन का, जो सॉल्यूशन है उसका फेज क्या है बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग, उसका फेज क्या था, एक उस तरीके से सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। अभी यहाँ पे जो फेज आ गया, फेज मीन्स क्या है आपको मैं समझाता हूँ, और कंपोनेंट क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है देखिए नंबर ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, अगर किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, सपोज सॉल्ट एंड वाटर, तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है? अगर उस सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट है उसको टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे, टर्नरी टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर उस कंपोनेंट के चार पार्ट है, सॉल्यूशन में चार कंपोनेंट है, तो उसको क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। समझ गए? ये इस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। जनरली हमको पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन, जनरली हम पढ़ेंगे 12th तक ही बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जब डीप स्टडी में जाएंगे, किसी साइंस में स्टडी में जाएंगे, तब हमको टर्नरी एंड क्वाटरनरी सॉल्यूशन पढ़ना पड़ेगा। अभी तक हमको बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है। ओके सॉरी, हमारे सिलेबस में ही बाइनरी सॉल्यूशन है, शायद ही कहीं कोई टर्नरी सॉल्यूशन मिल जाएगा, वरना नहीं होगा। ओके अब एक क्वेश्चन बताओ, बाइनरी सॉल्यूशन में, जैसे बाइनरी सॉल्यूशन है
उसमें जो मेजर कंपोनेंट होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जो माइनर कंपोनेंट होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। ये आपको डेफिनेशन हो गई, ठीक है। और सॉल्वेंट और सॉल्यूट कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, कोई बताएगा? हाउ डू वी डिफाइन द सॉल्वेंट इन सॉल्यूट इन एनी सॉल्यूशन? कोई डेफिनेशन है उसकी, या सिर्फ जो मेजर होगा वो सॉल्वेंट होगा, जो माइनर होगा वो सॉल्यूट होगा? ये तो जनरल जनरल इंफॉर्मेशन हो गई है तो हमारे, ठीक है। इसको दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिए, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 160 ग्राम ऑफ H2O। ग्लूकोज सब लोग जानते हो, बच्चे पार्टिसिपेट करो, आप लोग मेरे को आंसर दो। ग्लूकोज आप लोग जानते हो, Yes, H2O भी, sir. वाटर भी आप लोग जानते हो, ओके। तो 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का लिया एंड 162 ग्राम ऑफ वाटर का लिया, तो इसमें सॉल्वेंट कौन है, सोल्यूट कौन है, आप लोग मुझे बताओ। Water solvent. वाटर सॉल्वेंट है, ओके। कैसे निकाला बेटा, कैसे बताया? एनीवन? वाटर सॉल्वेंट है बेटा, आपने कैसे बताया, किसी को कोई आइडिया है? सर क्योंकि ग्लूकोज उसमें डिसॉल्व होता है, इसके लिए वो सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। ओके, आप लोग को इतना पता है कि डिजॉल्व हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे ग्लूकोज की जगह कोई और सी चीज दे दूँ, यहाँ पे H2O की जगह कोई और चीज दे दूँ, तब आपको पता नहीं होगा कि वो डिजॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी तो आपको पता है कि ग्लूकोज डिजॉल्व हो जा रहा है, तब कैसे निकालेंगे? तब निकालने का तरीका ये होता है कि किसी भी चीज को अगर हमको सॉल्यूट निकालना है तो जनरली हम लोग ग्राम से नहीं देखते। जैसे अभी मैंने आपको देखा कि 180 ग्राम, मतलब इसका ग्राम तो 180 ग्राम ज्यादा है ग्लूकोज, और वाटर कम है हमारे पास, तो हमको ग्राम से नहीं देखना, वेट से नहीं देखना। जब भी हमको कोई भी चीज सॉल्यूट सॉल्वेंट देखना है तो हमको मोल से देखना होगा, कितना नंबर ऑफ मोल्स जिसके ज्यादा होगा वही उसका सॉल्यूट होगा। मोल मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या नंबर ऑफ उसके कितना पार्टिकल है। अब देखो 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, ग्लूकोज में हमको इसका मोल निकाला, ग्लूकोज का मोल निकालने से 180 ग्राम अपॉन 180 ग्राम पर मोल, इसका 1 मोल आया। क्लियर हुआ? यस सर। H2O का मोल निकाला 162 अपॉन 18, तो इसका H2O का मोल कितना हो, यहाँ पे 9 मोल हो गया। यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? तो हमको आइडिया लग गया बेटा कि जिसका मोल ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, जिसका मोल कम है वो सॉल्यूट है। अगर यहाँ पे इसके मोल ज्यादा होते तो ये सॉल्यूट हो जाता, ये सॉल्वेंट हो जाता, चेंज हो जाता, इंटरचेंज। ओके, तो हमको देखना है सबसे पहले कि किसका मोल ज्यादा है। मोल्स मींस बेसिकली क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स 1 मोल है तो इसका मॉलिक्यूल्स 1 into n मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। अभी H2O के मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 9 मोल, 9 into Na मॉलिक्यूल्स, तो H2O के मॉलिक्यूल्स। अभी आप आइडिया लगाओ कि जो एवोगैड्रो नंबर्स होते हैं उसमें 9 से मल्टीप्लाइड करने से और उसमें 1 से मल्टीप्लाइड करने से वाटर के ज्यादा होंगे ना, ग्लूकोज से कम होंगे, तो ग्लूकोज सॉल्वेंट हो गए और H2O सॉल्वेंट हो गए। बेटा ये चीज सबको क्लियर है, सॉल्यूट सॉल्वेंट? यस सर। यस। Yes. ओके, तो नेक्स्ट होता है फेज हमारा। अभी हमने ये बात कर ली कंपोनेंट, ओके। नेक्स्ट बात आती है फेज की। फेज क्या होता है, फेज और स्टेट दोनों का एक सिमिलर चीज है, फेज और स्टेट में थोड़ा सा डिफरेंट है। जो स्टेज होती है वो डिफाइन और ओनली प्योर सब्सटेंस के लिए डिफाइन होती है, वो प्योर चीज होती है उसके लिए डिफाइन होती है, okay? और जो स्टेट होती है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन स्टेट होती है, ओके। वो प्योर सब्सटेंस में डिफाइन होती है। बट फेज होता है, फेज सब्सटेंस डिफाइंड एज वेल एज मिक्सचर, एंड प्योर सब्सटेंस भी डिफाइन कर सकते हैं एज वेल एज मिक्सचर और एनी सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन के लिए हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं फेज के लिए। फेज क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम में किसी चीज को हम डिफाइन कर रहे हैं। एक पॉइंट, सपोज बोलो कि इस टाइम उसका फेज क्या है, जैसे वाटर NaCl सॉल्ट को हमने वाटर में डाला
तो जो बनने के बाद जो उसका फेज बनता है वो क्या, वो फेज लिक्विड फेज हो गया उसका। बिफोर उसका फेज क्या था, बिफोर जो सॉल्ट था वो सॉलिड था, सॉल्ट तो लिक्विड, तो वाटर लिक्विड था। मिक्स करने के बाद दोनों लिक्विड बन गए, तो आफ्टर मिक्सिंग के बाद दोनों का फेज क्या हो गया, लिक्विड हो गया। ओके, फेज क्या है, डिमार्केटेड रीजन विच इज आइडेंटिफाइबल बाय नेक्ड आई। फेज वो चीज है जो हम लोग देख सकते हैं, या मतलब हम लोग बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, या उसको मार्क कर सकते हैं कि भाई ये चीज है, ये इसका ये फेज है। ओके, जैसे सॉल्यूशन दिया NaCl, NaCl स्टार्टिंग में सॉलिड है, प्लस H2 वाटर है, इसको जब मिक्स करते हैं तो NaCl सॉल्यूशन बन गया। तो यहाँ पे आफ्टर सॉल्यूशन के बाद जब NaCl एक्वस फॉर्म हो गई इसकी, तो इसकी स्टेट क्या हो गई, एक्वस हो गई। और इसका फेज क्या, एक्वस फेज हो गया इसका। यहाँ पे इसका क्या था, यहाँ पे लिक्विड इसका फेज था, यहाँ पे सॉलिड इसका फेज था। समझ गया बेटा फेज क्या होती है। यस सर। ओके, जैसे ऑयल ले लिया, अब ऑयल होता है ऑयल प्लस H2O लिक्विड, इसको मिक्स करने से क्या होता है, ऑयल ऊपर हो जाएगा, जिसका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर हो जाएगा, डेंसिटी ज्यादा होगा तो वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली डिफरेंट डिफरेंट ऑयल का अलग अलग होता है, किसी में ऊपर होता है किसी में नीचे होता है, वो अलग चीज है। ओके, तो यहाँ पे ऑयल हो गया, यहाँ पे H2 हो गया, और जो बीच में एक बाउंड्री बनेगी ना, ये जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं फेज बाउंड्री, इसको फेज बाउंड्री बोलते हैं। अभी ये फेज बाउंड्री क्या, वो ऑयल ऊपर हो गया, H2 तो ये डिमार्केटेड बाउंड्री हो गई, फेज बाउंड्री बन गई। इसमें भी एक बाउंड्री थी, आपने अगर इसमें गौर नहीं करोगे, इसके ऊपर क्या, यहाँ पे क्या, एयर है, ये बाउंड्री हो गई, ये एयर हो गया। तो जनरली क्या हम लोग एयर को काउंट नहीं करते, तो यहाँ पे तो 3 मिक्सर हो गए उस हिसाब से अगर देखा जाए तो, एयर, ऑयल एंड H2O। तो जनरली क्या हम एयर को काउंट नहीं करते, हम लोग जो सॉल्यूशन ये जो मिक्सर होते हैं उन्हीं को काउंट करते हैं। ओके, समझ में आया। अब आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अभी ये हमारे सिलेबस में कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको अभी पढ़ना है, अभी टिल मतलब इस चैप्टर में, ये हमको 10th में पढ़ना है, वो सिर्फ 2 ही 3 चीजें हैं, सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड पढ़ना है, लिक्विड प्लस लिक्विड पढ़ना है, गैस प्लस लिक्विड पढ़ना है। ये 3 चीजें पढ़नी है। लिक्विड गैस, जो सॉलिड गैस आएगा, सॉलिड प्लस गैस आएगा, वो हम 12th में पढ़ेंगे। ये में भी हो सकता है 10th के लास्ट में हम लोग पढ़े, बट अभी नहीं पढ़ना उसको, हमको सिर्फ ये 3 चीजें पढ़नी है इस चैप्टर में। ओके, सॉलिड का लिक्विड के साथ मिक्सर, लिक्विड का लिक्विड के साथ मिक्सर, गैस का लिक्विड के साथ मिक्सर। ओके, ये चीज हमको पढ़नी है। अब नेक्स्ट होता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर यूनिट सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग बोलते हैं ना, कितना कंसंट्रेटेड H2SO4 है, कितना कंसंट्रेटेड HCl है, कितना जितना कंसंट्रेटेड एसिड होता है उतना हार्ड एसिड होता है, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें सॉल्यूट कितना ज्यादा है हम लोग, सॉल्यूट जो सॉल्यूट का पार्टिकल्स है वो कितना ज्यादा है उतना कंसंट्रेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ले कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट है, आपने सॉल्यूशन है सॉल्वेंट कुछ भी लिख सकते हैं लोग। फॉर एग्जांपल 100 ग्राम, ये सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, ठीक है। 100 ग्राम सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन है, 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है। सेकेंड सैंपल है हमारे पास, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 25 ग्राम सॉल्यूट है, तो कौन सा ज्यादा है, स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, 25 वाले का। ऊपर इक्वेशन में क्या लिखा है हमारे पास, क्वेश्चन में डेफिनेशन में, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर यूनिट सॉल्यूशन, मतलब पर यूनिट सॉल्यूशन या किसी भी लिमिट डिफाइंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में देखा जाए तो कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो होगा उसको पर यूनिट सॉल्यूशन। ओके, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, किसी को वॉइस वॉइस में प्रॉब्लम हो रहा है क्या। ओके, अब नहीं होगा। नेक्स्ट है, अभी जो मैं पार्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान से पढ़ना है, मतलब यही तो हमारी केमिस्ट्री, आधी केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री इन्हीं से ही हम लोग को पढ़ाई जाती है।
ओके, मोल फ्रैक्शन होते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द मोल ऑफ solute present in 1 gram or 1 mole of solution. ओके बेटा, आपको लोगों को दिख रहा है यहाँ पे? यस सर। Yes, sir. मोल फ्रैक्शन आप पढ़ो। इट इज डिफाइंड एज द मोल ऑफ solute present in 1 mole of solution. 1 mole of solution। अभी देखो सीधे से फॉर्मूले में आते हैं, इसको x से दिखाते हैं हम लोग, इसको x से डिनोट करते हैं, x मोल फ्रैक्शन से डिनोट करते हैं। अभी बाय दिस डेफिनेशन अगर जाएं हम लोग तो x मीन मोल फ्रैक्शन ऑफ solute इज इक्वल टू मोल ऑफ solute अपॉन मोल ऑफ solution। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते कि नहीं ले सकते? यहाँ पे देखिए हम लोग, यहाँ पे बता रहा हूँ। x solute इज इक्वल टू क्या हो गया? n solute n solution। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पे, इसका भी नंबर ऑफ मोल्स, इसका भी नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो जो ये सॉल्यूशन है इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं n solute इज इक्वल टू n solvent प्लस solute। सॉल्यूशन में दो ही तो पार्ट है और कोई तीसरा चीज है नहीं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट है, एक सोल्यूट है, बाइनरी चीज है। तो दोनों के मोल लिख सकते हैं, n solute अपॉन सॉल्वेंट। ये किसका मोल आ गया? सॉल्यूट के मोल आ गए, ठीक है। अगर हम पूछें कि सॉल्वेंट का मोल निकालना है, मोल ऑफ सॉल्वेंट का मोल आएगा तो n सॉल्वेंट अपॉन सॉल्वेंट प्लस n सॉल्यूट। ओके, ये आ जाएगा बेटा। अभी इधर पे राइटिंग में थोड़ा नहीं समझ में आएगा, अगर एक बार इसलिए मैंने पीडीएफ बनाया है, राइटिंग नहीं समझ में। ओके, ये देखिए n सॉल्यूट अपॉन n सॉल्वेंट, n सॉल्यूट, ये इसके मोल आ गए। ओके, एग्जांपल से हम समझते हैं। एग्जांपल में देखिए कि एथेनॉल है, C2H5OH है। ओके, C2H5OH 46 ग्राम है और H2O का 36 ग्राम है। इसमें इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन जनरली क्या होता है? सबसे पहले मोल निकालना पड़ेगा हमको, मोल निकालना पड़ेगा। मोल के लिए इसके मोल कितने आ जाएंगे? हम इसकी बात कर रहे हैं अभी। तो 46 अपॉन 46 इक्वल टू 1 मोल आ गया इसका। अभी H2O की बात करें, 36 अपॉन 18, 3 मोल आ गए, 2 मोल आ गए इसके, 2 मोल आ गए, ठीक है। अभी मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि x ऑफ C2H5OH, ये लिखा ना यहाँ पे, ये x ऑफ C2H5OH 1 अपॉन 1 क्या है? इसके मोल अपॉन 1 प्लस 2 सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल इज इक्वल टू 1/3। ऐसे इसका है x H2O प्लस 2/3, तो क्या है? H2O के मोल प्लस 3 क्या है? 1 प्लस 2 3। इसका मोल फ्रैक्शन आ रहा है। क्या समझ में आया ये चीज? यस सर। एकदम सिंपल सी चीज है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दो, आगे आने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। बताओ जल्दी, 1 मिनट वेट कर रहा हूँ। समझो इसको और बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। सर वो 2 कैसे लिया? ये 2 इसका मोल है, ये 60 नहीं नहीं नहीं, पहले इसमें वो डिनोमिनेटर
ये डिनोमिनेटर, इसमें क्या है, हाँ। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये लिखा ना, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है ना वाटर, वाटर के मोल है, मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ वाटर, मोल यस ऑफ सर, वाटर। यस सर, यस सर। ओके, अब केस हमारे पास तीन सॉल्यूशन है। अगर मेरे पास NaNbNc है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हो सकता है, NCDEFG बहुत सारी चीजें है। तो अगर x के मोल a के मोल निकालना है तो Na/Na प्लस NbNc, अगर b के मोल निकालना तो Nb/Na प्लस NbNc, c के निकालना तो Nc/, अगर तीनों के मोल्स को मोल फ्रैक्शन ऐड करते हैं तो हमेशा 1 आता है। ये एक कांस्टेंट वाला मेथड है कि अगर सभी के मोल फ्रैक्शन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन अगर हम ऐड करते हैं तो सम उसका 1 आता है। ये हमारा क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। अगर 1 नहीं आ रहा तो हमारा क्वेश्चन है जो हम कल, ओके, तो ठीक है, आज यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। सिग्मा x इक्वल टू 1 है, ये सिग्मा x इक्वल टू 1, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। ठीक है बेटा, अगर यहाँ तक किसी कोई डाउट है नो सर। तो हम कंटिन्यू करेंगे। ये मास परसेंटेज, मोलरिटी हम लोग आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक जो मैंने बताया, किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ओके, तो जो तक मैंने बताया है एक बार आप उसको रिवाइज करना, सॉल्व करना। मैं यहाँ तक आपको PDF सेंड कर दूंगा, इसके बाद का PDF अभी सेंड नहीं करूंगा, इसके बाद का PDF भी बाद में सेंड कर दूंगा। मैं उसका क्वेश्चन है एंड सॉल्यूशन भी आप लोग कर लोगे, इसलिए अभी नहीं करूंगा। ठीक है, इसको पढ़ना। अगर कोई भी डाउट होता है, संडे, सैटरडे, संडे, किसी भी टाइम, मंडे किसी भी टाइम, 24/7 आप मैसेज कर सकते हो। इसका आधा 1 घंटे में आपको रिप्लाई कर दूंगा मैं, अगर मैंने आपका क्वेश्चन देख लिया है तो। अगर नहीं देखा है तो क्वेश्चन में नहीं करना। ओके, कोई भी डाउट है अभी तक? ओके, देन वी विल क्लास एंड कर दिया फिर हम लोग। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, sir. Thank you, sir.